स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अपना ट्यूशन सर लेके आया हूँ आपके होम ट्यूशन्स को ऑनलाइन, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ की एनसीईआरटीज़ बिल्कुल फ्री में, क्योंकि एनसीईआरटी ही है आपके सक्सेस का रास्ता। यहाँ मैं हर टॉपिक्स को करूँगा कम्प्लीटली सॉल्व, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। होगा हर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन सॉल्व इन डिटेल एक्सप्लेनेशंस। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से लेकर कंपटीशन तक, चाहे वो देश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी ही क्यों ना हो, बिना एनसीईआरटी सॉल्व किए कुछ नहीं होता। और आपको हर टीचर कहेगा एनसीईआरटी पढ़ने को, बट पढ़ाएगा नहीं। बस इसीलिए मैं लेकर आया हूँ ये यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला, ताकि एनसीईआरटी का डर आप सबके मन से निकाल सकूँ। सिर्फ पढ़ना ही नहीं दोस्तों, आप अपने डाउट्स भी मुझे भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर ट्यूशन वाला 76 पर। और मेरे पढ़ाने का लैंग्वेज होगा इंग्लिश प्लस हिंदी, यानी कि इंग्लिश, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ सके। ओके, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी कि ज़रूरी सूचनाएं देना चाहूँगा। यहाँ पर हर सब्जेक्ट का चैप्टर सीक्वेंस में मिलेगा, यानी कि आपको टॉपिक्स ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो उसे पार्ट 1 से पढ़े, यानी कि लेक्चर 1 से पढ़े, ताकि आपको समझने में किसी भी तरह की समस्या ना आए। हर वीडियो की पिछली वीडियो का कंटिन्यूड पार्ट होगा, यानी कि हर वीडियो जो मेरा नया आएगा वो पिछली वाले का कंटिन्यूड पार्ट होगा, अनलेस एंड अनटिल वो चैप्टर ख़त्म नहीं हो जाता। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर ढूंढना है तो प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं, वहाँ आपको हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट जो है प्लेलिस्ट के अंदर पर्टिकुलरली सेपरेट मिलेगा। ओके, तो आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ से हमारा नया स्टेप और नया एक सॉल्यूशन का मेथड जो है वो निकल कर आता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कहाँ सर, कहाँ से निकल के आता है ये? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने अभी कराया आपको, उसी मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनकर आता है। कैसे बनकर आता है? सब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ाएंगे, डायरेक्टली करवा देंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली लिखवा देंगे, बोल देंगे बच्चा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये कहाँ से आया, कैसे बन के आया, कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि आपके बुक में दिया है। और अगर आप ये एक्सप्लेनेशन समझ लेते हो तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो इसको समझते हैं, एक बार ध्यान से देखना। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो आप, हमने जो दो मेथड्स किए थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर के, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax² + bx + c = 0, यही होती थी हमेशा। हमने जो सेकंड मेथड लगाया था डिवीजन वाला, यानी x² के कोफिशिएंट को a से डिवाइड किया था। ओके, सो x² के कोफिशिएंट को a से डिवाइड करने पे आया था b/a x + c/a = 0। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय a कर दिया x² के कोफिशिएंट के साथ, तो ये आया हमारे पास। ओके, और उसके बाद फर्दर हम क्या करते थे, x का जो कोफिशिएंट होता था उसको 2 से डिवाइड करते थे, और उसका स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करते थे कि नहीं करते थे? सो यहाँ पे भी कर लेते हैं, x² + b/a x, b/a का हाफ करेंगे, b/2a हो जाएगा, उसका स्क्वायर ऐड कर दिया यहाँ पर, और उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर b/a था, उसका हाफ किया, यानी b/2a बन जाएगा, और b/2a का स्क्वायर ऐड कर दिया, स्क्वायर सबट्रैक्ट कर दिया, प्लस c/a = 0। यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ बनके परफेक्ट स्क्वायर यहाँ बनके तैयार हो चुका है। ओके, वो क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करने के बाद ये पूरा का पूरा x + b/2a का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, यहाँ एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया, वो क्या था, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड का, इस वाली टर्म। ओके, सो हमारे पास ये डायरेक्टली बन जाएगा, हमें साफ साफ दिख गया, इसलिए इसको करने की खास ज़रूरत है नहीं। ओके, सो यहाँ पे ये बन जाएगा -b/2a, यहाँ तो बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर, x + b/2a का होल स्क्वायर। बचा ये वाला हिस्सा, इसको भी ले लेते हैं भाई, तुम भी आओ, = 0। ओके, सो x + b/2a का होल स्क्वायर, इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्या बनेगा, b²/4a²। ओके, स्क्वायर जो है सब में लगेगा, b², 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a² + c/a = 0। अब इन दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे वापस। ठीक है, इसको एज इट इज उतार लेते हैं, b/2a का होल स्क्वायर। ओके, सो इसको 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी b² + 4ac ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 4a से मल्टीप्लाई किया। ओके, एलसीएम लेने के बाद इन दोनों का एलसीएम आएगा 4a², यानी राइट हैंड साइड को हमें 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए। ओके, सो ये नीचे आ जाएगा 4a²। ठीक है,
इक्वल्स टू 0। यहाँ पर थोड़ा सा साइन का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये b/2a का जो साइन था ना ये बाहर था। ओके, और हमने इसको इसके साथ जब इक्वेट किया है तो ये साइन बाहर कॉमन आ जाएगा। ओके, सो ये पूरा का पूरा एक साथ आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए अंदर भी साइन नेगेटिव हो जाएगा, ताकि बाद में नेगेटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन सके। तो ये वाला साइन भी नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ एलसीएम लिया ना हमने, इसलिए इन दोनों को साथ में इक्वेट किया, और बाहर ये जो नेगेटिव साइन है ये कॉमन आ जाएगा बाहर नेगेटिव साइन। ओके, सो ताकि ये नेगेटिव नेगेटिव बाद में पॉजिटिव बन सके। सो ये देख सकते हो हमारा यहाँ पे इक्वेशन जो है बन चुकी है। अब क्या करेंगे, अब इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे कॉन्स्टेंट वाली टर्म को, जिसमें x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज उतार ली, इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, b² माइनस 4ac/4a²। ये बन चुका है। आप लोगों को काफ़ी सारे बच्चों को ये फॉर्मूला ध्यान में आने लग गया होगा कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, हम स्क्वायर हटाते थे और यहाँ स्क्वायर रूट लगाते थे। ओके, वही करेंगे वापस से। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग चुका है। स्क्वायर रूट लगेगा तो नीचे वाला जो 4a² है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये रूट के बाहर आ सकता है। कैसे आ सकता है, देख लो आप, x प्लस b/2a। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हट चुका है हमारा, इक्वल्स टू √of b² माइनस 4ac। सिर्फ यही वाला पोर्शन जो है रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि नीचे जो है हमारा अब 2a बन चुका है। 2a √4a का स्क्वायर जो था वो कन्वर्ट होकर 2a बन चुका है। 2a का होल स्क्वायर क्या होता है, 4a² होता है। ठीक है, जैसे √9 का होता है वैल्यू 3, वैसे 4a² की वैल्यू क्या बनती है, 2a। 4a² की बनती है 2a। सो ये हमारा नीचे 2a आ चुका है। अब फर्दर उसी तरीके से इस वाली टर्म को भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √of b² माइनस 4ac/2a माइनस b/2a। ओके, और इसको देख सकते हैं हमारे दोनों डिनोमीटर सेम है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। यानी कि क्या बन जाएगा, माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में होल अपॉन में 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन गया। कैसे बन गया, इस b को जो नेगेटिव था इसको मैंने पहले ले लिया है। ठीक है, और हमें पता है रूट जब भी आता है तो प्लस माइनस साइन, दोनों साइन आते हैं। ओके, सो ये दोनों साइन आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो ये हमारा पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन चुका है। x की वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली अब निकालनी हो तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लगा दो, आपका सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। ओके, इसको फर्दर थोड़ा सा और एक्सपैंड करना हो तो ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, x की वैल्यू एक क्या आएगी, माइनस का b प्लस √b² माइनस 4ac होल अपॉन में 2a। ओके, एक बार मैंने प्लस से ले लिया और दूसरी बार मैं नेगेटिव से ले लूँगा। दूसरा मेरा आएगा माइनस b माइनस होल √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये प्लस एक बार ले लिया और एक बार माइनस ले लिया यहाँ से, बस ये फर्दर ऐसे डिवाइड होता है। x की जो है दो वैल्यूज़ हमारी इस तरीके से निकलेंगी। ठीक है, ये पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव के साथ, जैसा हम पहले करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ नहीं है, हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है उसी को फर्दर एक्सटेंड करके डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना दिया है, ताकि आपको इतना मेथड जो है लंबा अब ना लगाना पड़े। अब डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ओके, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर डायरेक्टली हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बता देते हैं, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना ही नहीं पड़ता। अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप नहीं करोगे तो आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का ये मेथड भी समझ में नहीं आएगा, और इस फॉर्मूले को डायरेक्टली रट्टा मार के जाने से एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला। समझना भी होता है हमें मैथ्स को, इसीलिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको दिया है। तो इसको ध्यान से एक बार और रिवाइज कर लेना आप लोग, बहुत ही आसान है। ठीक है, और यहीं पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये जो √b² माइनस 4ac है ना, रूट के अंदर b² माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे ही आप b² माइनस 4ac को आप चेक करोगे, अगर ये वैल्यू जो है अगर नेगेटिव आती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर ये वैल्यू जो है 0 से कम आती है, यानी कि अगर यहाँ पे नेगेटिव आती है वैल्यू, ये वैल्यू देखो यहाँ b² माइनस 4ac अगर 0 से कम आई तो इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए b² माइनस 4ac जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये जो b² माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है हमारा, ये 0 से बड़ा होगा तभी हमारी रियल रूट्स जो है
रियल रूट्स जो हैं वो निकल के आएंगे। और अगर ये 0 से छोटा हुआ, यानी कि अगर ये नेगेटिव आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, किसी भी इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बी स्क्वायर माइनस 4ac उठा लेना, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसके रियल रूट्स होंगे, यानी हमें फर्दर सोल्यूशन निकालना होगा। और अगर वो नेगेटिव आता है, यानी 0 से कम आता है, तो हमें उसका फर्दर सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमने बस वहीं पे चेक कर लिया कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। अब जिसका सॉल्यूशन निकलना ही नहीं उसको सॉल्व करके फ़ायदा क्या। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट हमें चेक करना होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो रियल रूट्स आएंगे, नेगेटिव है तो रियल रूट्स नहीं आएंगे। और इसके आगे भी इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, वहाँ पे मैं और ब्रीफली बताऊंगा। ठीक है, आगे आगे पेजेस में है। ठीक है, फिलहाल हम बस इतना याद रखेंगे इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसका यूज़ क्या है। ठीक है, रूट्स निकालने हैं नहीं निकालने हैं, बस उसका पता लगाने के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, सो अब हम रेडी हो चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 10 करने के लिए। और एग्जाम्पल नंबर 10 हमें कहता है एक्सरसाइज 4.1 को है जो उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वर्क। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके, 4.1 का 4.1 एक्सरसाइज हम देखते हैं कहाँ पर है। सो दिस इज योर 4.1 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, दिस वन, एरिया वाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। इस क्वेश्चन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए कहा है। ओके, सो इसकी इक्वेशन हम देख लेते हैं क्या बनती है। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 हमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करो 4.1 एक्सरसाइज से। ओके, यहाँ पे हमें कहता है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका एरिया जो है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। लेंथ क्या है, 1 मोर है ट्वाइस द ब्रेथ से। ओके, सो इसको कभी भी बनाना हो तो वर्ड के साथ ही जाके बनाना। ठीक है, ताकि ये कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह रहा था लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट, ओके, एल इक्वल्स टू 1 मोर, यानी कि +1, 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस कर लिया। ठीक है, अगर मैं ब्रेथ को x मान लूँ तो, ब्रेथ को मैं x मान लूँ तो लेंथ क्या हो जाएगी, 2x + 1। ठीक है, अब ये मेरी ब्रेथ है और ये लेंथ है, दोनों x के फॉर्म में आ चुकी हैं। और हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ में एज इट इज लिख लेता हूँ, 2x + 1, ये लेंथ और ब्रेथ है x, और एरिया कितना दिया है 528। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी नहीं बन जाएगी। ठीक है, बना लेते हैं उसको भी। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + x, 1 और x को x, और 528 जो है राइट हैंड साइड आके नेगेटिव का 528 बन जाएगा। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड। ठीक है, ये मैंने पहले भी समझाया था, एक बार फिर से समझा दिया है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको सॉल्व करके चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करने को कहेगा, हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट को ही चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को डी से डिनोट करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी, √b² - 4ac। सिर्फ इस पोर्शन को चेक करना है। ठीक है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला जो था वो चेक नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर वाले को चेक करना है। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, ये तो है ax² + bx + c = 0। ठीक है, यहाँ पे साइन का बहुत अच्छे से यूज़ होता है, तो साइन को हमेशा ध्यान देना, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। a की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 1, यानी अंडर के अंदर b की वैल्यू 1 है, यानी 1 का स्क्वायर 1, -4ac, 4 को एज इट इज लिख लेंगे। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 2, 4 × 2, और c की वैल्यू क्या है -528। सो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे। ठीक है, होल अंडर रूट में 1 माइनस, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 528 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 528 को 8 से 64 60। सो यहाँ पे 4228 आ रहा है। ओके ओके, सो 4228 और 4224 सॉरी ऑन राइट हैंड साइड, और इसको +1 कर देंगे तो अंडर रूट का 4225 आएगा, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अंदर हमारी जो वैल्यू आ रही है ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि इसके रूट्स रियल रूट्स होंगे। अब इसको हम फर्दर चेक करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर डाल के। अब यहीं से हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी डाल सकते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा कहता है x की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस का b प्लस माइनस होल अंडर रूट b² - 4ac अपॉन में 2a। ओके, अब हमने ये वाला पोर्शन तो यहाँ सॉल्व कर लिया, b² - 4ac वाला, उसकी वैल्यू क्या है 4225, डायरेक्टली डाल दो। b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी 1, यानी कि -1,
मैं इसको दूसरे पेज पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी हमारी 1। ठीक है, सो यहाँ पे -1 हो जाएगा फॉर्मूले के अंदर, -1 प्लस माइनस होल एंड रूट में क्या आया था हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4225 आया था। ओके, और इस पूरे को किससे डिवाइड करना है, 2a के साथ, 2 इंटू ए दैट इज 4। ठीक है, ये हमारा x की वैल्यू हमने डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डाल। अब 4225 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है निकल कर, -1, वो आता है 65। 65 का जो स्क्वायर होता है वो 4225 होता है। ओके, इसको आप चेक कर सकते हो, 65 इंटू 65 करके अपना आराम से आप चेक कर सकते हो। और इसका रूट निकालने के मेथड्स भी होते हैं, वो भी आगे मैं आपको शॉर्ट्स में, मेरे चैनल के शॉर्ट्स में देख लेना, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट निकालने का मैं शॉर्ट्स में एक वीडियो डाल दूंगा छोटा सा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जल्दी से वो आपको पता लग जाएगा। ओके, सो इसका स्क्वायर रूट आ गया 65 और ये प्लस माइनस है। ठीक है, अब इसके दो आंसर्स निकल जाएंगे। ठीक है, एक प्लस से माइनस से, अगर मैं प्लस से यूज़ करूँ -1 प्लस 65/4, यानी कि ये क्या बन जाएगा टोटल 64/4, यानी कि 32/2 और 16। ठीक है, और यहाँ पे -1 माइनस 65/4। ठीक है, एक बार यहाँ पॉजिटिव लिया है और एक बार यहाँ पे नेगेटिव लिया है प्लस माइनस का। ठीक है, ये बन जाएगा 66/4 माइनस का। ठीक है, जो कि हो जाएगा 32/2 माइनस का 16 नहीं होगा, ये 2 से कट के 33 माइनस का 33/2 बन जाएगा। ओके, अब x हमारा क्या था यहाँ पर, x था क्या हमारा, x था हमारा ब्रेथ। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले हमने ब्रेथ को एज्यूम किया था x, और ब्रेथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी ये नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा, ये पॉजिटिव वाला आंसर होगा। यानी x की वैल्यू, हमारी ब्रेथ की वैल्यू क्या है 16। ब्रेथ अगर 16 है तो लेंथ क्या होगा 2 टाइम्स 16 प्लस 1, यानी कि 33, ये हमारा लेंथ होगा। ठीक है, सो एल हमारा 33 आ गया, ब्रेथ हमारा 16 आ गया। ठीक है, 33 इंटू 16 आप चेक कर सकते हो, 528 आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर कहता है 11 कहता है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 290। ओके, सो 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स मैंने आपको सिखाया था, 0, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे हर तरीके के इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, नेगेटिव स्केल पे भी होता है और पॉजिटिव स्केल पे भी होता है, लेकिन कंसेक्यूटिव बोलता है तो हमें अगर एक को हम x मानेंगे तो कंसेक्यूटिव में नेक्स्ट वाला, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कौन है 2, यानी कि x + 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव है, तो अगर पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारा 1 होगा तो दूसरा 3 होगा, क्योंकि ऑड है, 2 इज इवन, सो यहाँ पर x + 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर पहला हम अपना ऑड पॉजिटिव इंटीजर x मानेंगे तो दूसरा हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो है x + 2 हो जाएगा। ओके, सो अज्यूम करते हैं जो फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो कि x हम अज्यूम करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव होगा सेकंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा हमारा x + 2 होगा। ओके, सम ऑफ whose स्क्वायर्स, इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है 290 है, x + 2, इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या है 290 है। ओके, सो ओपन करते हैं इसको, x² + 4 + 4x a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा यहाँ पर x + 2 में। ओके, एंड 290, नाउ x² एंड x² एड अप होगा 2x² + 4x एंड 290 लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का 286 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। अब पूरे में से 2 कॉमन हमें दिख रहा है, 2 यहाँ पे, तो 2 कॉमन लेके +2x - 143 इक्वल्स टू 0। ये 2 जो कॉमन मैंने लिया है ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, सो ये बन जाएगा 0/2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसीलिए 2 गायब हो जाता है अगले स्टेप में। कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि सर ये 2 कहाँ पर गया, तो ये 2 राइट हैंड साइड चला जाता है, 0/2 दैट इज 0, तो वो 0 ही बन जाता है यहाँ पर। ओके, सो इसको ध्यान देना। अब आगे इसमें हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सबको याद होगा, x की वैल्यू क्या होती है -p ± √b² - 4ac/2a। ओके, सो वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू 2 है यहाँ पे, c की वैल्यू -143, सो
-2 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वेयर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 टाइम्स a दैट इज 1 एंड c इज 143 अपॉन में 2 टाइम्स 2। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -2 प्लस माइनस होल अंडर रूट में 143 टाइम्स 4 117 572 572 माइनस का होगा सर ये -143, सो दिस विल बी 4 माइनस का 572। ओके, और 2 टाइम्स 2 दैट इज 4, ठीक है, उसको कर लेंगे। -2 प्लस माइनस ये एडअप हो जाएगा 576 बन जाएगा। ओके, बाय 4। ठीक है, यहाँ पर आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि -143 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 572 आया, नेगेटिव एंड नेगेटिव ब्रैकेट ओपन करने पे ऐड अप हो जाएगा, सो 576 बन जाएगा। ओके, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। स्क्वायर रूट अगर किसी को नहीं निकालना आता तो मैं एक वीडियो स्पेशली डाल दूंगा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ऐसे किसी भी बड़े नंबर का, तो आप उसको मेरे चैनल पर देख लेना। ठीक है, फिलहाल इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारा 24 है, सो -2 प्लस माइनस दैट इज 24 अपॉन में 4। ओके, सो प्लस माइनस है, 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, पॉजिटिव स्केल पे जब हम लेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, -2 प्लस 24 अपॉन में 4। ठीक है, सो ये हो जाएगा 22 अपॉन में 4। सर ये 2 ए की वैल्यू 1 थी, सो ये यहाँ सिंगल 2 होगा, 2 का स्क्वायर नहीं होगा और 2 × 2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ही रहेगा डिनोमिनेटर में पूरी इक्वेशन में। ओके, सो दिस विल बी 22/2 दैट इज इक्वल्स टू 11। और यहाँ पर हम नेगेटिव स्केल में जब हम लेंगे इसको -2 माइनस 24 अपॉन में 2, सो ये हो जाएगा 26 अपॉन में 2 माइनस का दैट इज -13। सो हमारे जो 2 रूट्स आएंगे x की वैल्यू वो होगी एक 11, दूसरी होगी -13। ओके, और हमें कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोला था तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव वैल्यू गलत हो जाएगी, सो ये नेगेटिव है तो इसको हम नहीं लेंगे। जो x की वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो होगी 11। ओके, सो एक अगर हमारा 11 होगा तो दूसरा हमारा नेक्स्ट वाला जो कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा, 13 होगा, x + 2 यानी 11 + 2 दैट इज 13। ओके, और इन दोनों के स्क्वायर का सम भी 290 ही होता है, इसको आप चेक कर सकते हो। ओके, सो कमिंग टू एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 कहता है रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ओके, एक रेक्टेंगुलर पार्क हमें बनाना है, ये बना लिया एक रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, और कहता है कि ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। अगर मैं ब्रेथ को क्या ज्यूम कर लूँ, x, तो लेंथ मेरी क्या होगी, x + 3 क्यों होगी, हमें तो क्या था ब्रेथ 3 मीटर कम है। ठीक है, अगर दोनों को हम इक्वेट करेंगे x = x + 3 तो यहाँ मैं देख सकता हूँ ये ब्रेथ और ये मेरी लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि मेरा ब्रेथ जो है 3 मीटर कम है लेंथ से। ठीक है, लेंथ मेरा 3 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से। ओके, इसीलिए हम इसको ऐसे ज्यूम करेंगे कि ब्रेथ x होगा और लेंथ हमारा x + 3 होगा। ओके, एंड इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park। बेस को ब्रेथ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं लेंथ। ओके, लेंथ ऑलवेज लंबी होती है रेक्टेंगल की। ठीक है, तो ये लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया। हमें कह रहा है हमने इसके ऊपर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। ओके, सो अगर ए बी सी में ट्रायंगल बना लूँ तो मेरा यहाँ पे ए बी = BC, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और कहता है कि इसका जो हाइट है दैट इज 12 मीटर। ठीक है, AO दैट इज ये वाला जो हाइट है AO क्या है, AO इज 12 मीटर। ठीक है, और इसके बेस के अलॉन्ग बनाया रेक्टेंगल पार्क के बेस के अलॉन्ग ट्रायंगल बनाया हुआ है। हमें कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये लेंथ और ये ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमने ब्रेथ एज्यूम कर लिया था, लेंथ भी हमें मिल गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज x × x + 3। ओके, सो इसको ओपन कर लेंगे x² + 3x, ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लगा सकते हो। हाफ इंटू बेस क्या होगा हमारा, बेस हमारा x है यहाँ पर।
ठीक है। सो x मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमारी ट्राइंगल की क्या है 12, यहाँ पर x है हमारा, तो ये वाला भी पूरा पोर्शन x ही होगा, ठीक है, ट्राइंगल का। ठीक, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमारा बेस हो जाएगा x और हाइट हो जाएगी 12, हाइट हो गई 12, 2 से 6 एंड दैट इज 6x। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल 6x मीटर स्क्वायर और ये भी मीटर स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, अब हमें ये कहता है कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो 4 मीटर ज़्यादा है स्क्वायर से, ट्राइंगल से। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर मोर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, स्टार बना देता हूँ और यहाँ पे डबल स्टार। ये कितना है 4 मीटर ज़्यादा है, किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल से इक्वेट कर लें दोनों के एरियाज को, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 6x प्लस 4। सो अगर किसी को ये वाली इक्वेशन ना समझ में आई हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या है कि हमें कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो था एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 4 मीटर ज़्यादा था ट्राइंगल से। ठीक है, तो अगर इसमें -4 अगर मैं करता, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से अगर मैं -4 करता, ठीक है, तो वो क्या हो जाता, एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल हो जाता। ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 6x। हमें कह रहा है कि 4 मीटर ज़्यादा था, ठीक है, रेक्टेंगल का। तो अगर मैं 4 मीटर इसमें से कम कर दूं, यानी कि प्लस 4x की जगह -4x कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 6x, 4 मीटर कम कर दूंगा तो 6x के बराबर होगा। यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू होगा, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, अभी 4 मीटर ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं 4 मीटर कम कर दूंगा तो ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा, और इसीलिए जो 4x है 4 है वो राइट हैंड साइड पर चला जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 6x, यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, 4 मीटर मैंने कम कर दिया तो ट्राइंगल के इक्वल हो गया। ये आपका रेक्टेंगल का एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया है। ठीक है, अब इसको इक्वेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 6x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सबको पता ही है, एक्स इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। ओके, सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में डालते हैं। सो -b विल बी योर 3 प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। सो 9 माइनस 4 टाइम्स a दैट इज 1 एंड c इज -4 अपॉन में 2 टाइम्स a दैट इज 2। ओके, सो 3 प्लस माइनस रूट का कितना हो जाएगा, ये 4 4 16 प्लस 16 9 25। ओके, अपॉन में 2। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 अपॉन में 2। इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे अगेन, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। ये वाला प्लस माइनस जो है इसको इक्वेट करना है। सो दिस विल बी पॉजिटिव, हम देखेंगे 3 प्लस 5 अपॉन में 2 दैट इज 8 अपॉन में 2। सो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू 4। ठीक है, ये एक रूट आ गया हमारा। दूसरा रूट हमारा क्या होगा, 3 माइनस 5 अपॉन में 2। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन में 2, दिस इज इक्वल्स टू -1। तो x की दूसरी वैल्यू हमारी -1 आ गई। नेगेटिव है, हम नहीं ले सकते, लेंथ ब्रेथ एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, सो हमारे पास x आ चुका है, यानी हमारे पास ब्रेथ आ चुका है 4, जो हमने ब्रेथ को x से ज्यूम किया था, तो ब्रेथ हमारे पास 4 आ चुका है, और लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3 दैट इज 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 7। सो लेंथ हमारी आ गई है 7। सो लेंथ एंड ब्रेथ हमारे पास आ चुकी है। फर्दर आप इससे लेंथ और ब्रेथ से एरिया निकाल सकते हो, और रेक्टेंगल का भी, और एरिया निकाल सकते हो ट्राइंगल का, और उससे आप चेक भी कर सकते हो। अब हम आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पर। जैसे मैंने आपको बताया था कि आगे हमारे पास जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता था उसको यूज़ करने का हमारे पास क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और वो क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज़ करके हमें निकालना है रूट्स, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, इफ़ दे एग्जिस्ट। और इसकी एग्जिस्टेंस हम कैसे चेक करते हैं, √b² माइनस 4ac को चेक करना होता है कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, √b² माइनस 4ac। सबसे पहले आप इसको चेक करना है आपको, अगर आपको इसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि इसके रूट्स जो हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं,
तो उसके लिए आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट को चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। सो इसको चेक करते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 होल अंडर रूट। ओके, सो 25 माइनस 24 रूट में, दैट इज रूट का -1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ये पॉजिटिव 1 होगा, सो 1 आ रहा है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। अगर 0 से बड़ा होता है तो हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। सो अब हम इसको बी स्क्वायर अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब सबको पता ही है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ओके, माइनस का भी दैट इज विल बी और 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू 1 आ रही है अपॉन में 2a दैट इज 2 टाइम्स 3 दैट इज 6। ओके, सो हमारे तो दो रूट्स आएंगे, वो आएगा 6 अपॉन में 6, 5 प्लस 1 ये पॉजिटिव वाला दैट इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा हमारा आएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 अपॉन में 6 दैट इज 4 अपॉन में 6, 2 अपॉन में 3, ये हमारा आएगा दूसरा रूट। सो हमारे दोनों रूट्स जो हैं वो आ चुके हैं, 1 and 2/3। Coming to second part of the 13th example, that is x square plus 4x plus 5 equals to 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 टाइम्स 1 and 5, 16 माइनस 20 आ रहा है, तो दिस इज -4। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो 0 से कम हो रहा है। ठीक है, सो इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, इसको यहीं तक सॉल्व करना है। ठीक, सो इसके रियल रूट्स इस इक्वेशन के नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। ओके, सो कमिंग टू थर्ड पार्ट सेज 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ज़्यादातर बच्चे ये रूट 2 देखकर यहाँ पर डर जाते हैं कि सर रूट 2 अगर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होती, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। सो अगेन हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमें चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगेन बी स्क्वायर अगर हम देखेंगे ये बी है हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे सो दिस विल बी 4 2 8, 8 माइनस 4 टाइम्स 2 टाइम्स 1। ओके, सो दिस विल बी और 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आ रहा है, और जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, वेन एवर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो इसके हमारे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। फर्दर मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा आगे वाले एक्सरसाइज में कि डिस्क्रिमिनेंट की कैसी कैसी वैल्यूज़ पर कैसे कैसे हमारे सॉल्यूशंस या रूट्स हमारे निकलेंगे। ओके, फिलहाल आपको इतना याद रखना, जब डी की वैल्यू 0 है तो 2 रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है तो नो रियल रूट आएगा, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो 2 रियल और डिस्टिंक्ट यानी कि 2 रियल और 2 अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा फर्स्ट पार्ट में था। ठीक है, यहाँ पे हमारे 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आए थे, सेकंड पार्ट में हमारे नो रियल रूट्स आए, और थर्ड पार्ट में अगेन हमारे इक्वल एंड रियल रूट्स आए। 2 रूट्स आए और दोनों इक्वल होंगे। ओके, वो क्या होंगे, हमारा x की वैल्यू अगेन हम जिसको -4ac में पुट कर लेंगे। ठीक है, माइनस का भी दैट इज 2 रूट 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करके निकालना है। ठीक है, प्लस माइनस रूट 0 अपॉन में 2 टाइम्स 2 दैट इज 4। ओके, सो 2 रूट 2 अपॉन में 4, इसको कटेंगे तो 2 से रूट 2 अपॉन में 2 आ रहा है। रूट 2 अपॉन में 2 को कभी भी रूट जो होता है वो ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, रूट 2 अपॉन में 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। ठीक है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, और एक रूट 2 यहाँ पे मेरा कट हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 अपॉन में रूट 2। कई बच्चों को ये पता नहीं होता, सो इसको ध्यान रखना है। जो 2 मेरे रूट्स यहाँ पर आएंगे वो दोनों के दोनों 1 अपॉन में रूट 2 ही आएंगे। ओके, सो ये दोनों मेरी एक्स की वैल्यूज़ दो रूट्स मेरे आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी जो अंडर रूट है वो ऊपर नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 काफ़ी आसान है। अगेन से हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सोल्यूशंस निकालने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकती है। फाइन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर दोनों में। सो ये हो जाएगा x² प्लस 1/4x इक्वल्स टू 3।
ठीक है, एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स। इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका आप लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक कर सकते हो पहले, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में लगा के इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, काफ़ी आसान है। सो इसको मैं स्किप करता हूँ और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू 3। अगेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0 या 2। x की वैल्यू 0 या 2 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी आ सकती है। ओके, क्योंकि अगर ये 2 हो जाएगी x की वैल्यू, 2 माइनस 2 0, 1/0, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 2 और 0 दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगेन इसको एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और इन दोनों को डिनोमिनेटर्स को राइट हैंड साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई भी कर लिया एक ही स्टेप में। ओके, सो ये यहाँ पे माइनस ही होगा। ओके, सो एक्स माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 टाइम्स एक्स माइनस 2। माइनस एक्स प्लस एक्स इज गॉन, सो दिस हियर इट बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 6x और यहाँ पे माइनस टू साइड चला जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सब में 2 कॉमन नहीं हो रहा, सो दिस विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन इसमें आप डिस्क्रिमिनेंट लगाओगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो आपका सोल्यूशन बड़े ही आसानी से आ जाएगा। ओके, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको भी मैं पार्ट को स्किप करता हूँ, आपका होमवर्क पार्ट है ये। दोनों को आपको खुद से क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डाल के आंसर निकालना है। ओके दोस्तों, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 जो हमारा है ये थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। सो इसको मैं पर्टिकुलरली आपको अभी समझाऊंगा कि बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हमें कैसे करने होते हैं, खास करके जब भी हमारे ये अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अभी दूंगा, तो ध्यान से इसको देखना, वीडियो को समझना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा और आगे कभी भी बोट एंड स्ट्रीम को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मोटर बोट हु स्पीड इज 18 किलोमीटर per hour in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. अभी काफ़ी बच्चों को स्टिल वाटर की स्पीड, बोट की स्पीड, ठीक है, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम ये सब पता नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पहले ये सारी टर्म्स को समझना पड़ेगा। सो पहले मैं आपको सारी टर्म्स समझाता हूँ, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे। सो ध्यान से सुनना। सो जनरली होता क्या है दोस्तों कि ये जैसे पानी का केस होता है काफ़ी थोड़ा सा अलग होता है। पानी का बोट का केस एज़ कम्पेयर टू रोड, हमारे यूजुअली हम क्या देखते हैं, रोड होती है। ठीक है, ये हमारी गाड़ी होती है। ठीक है, ये 2 पहिए वाली हमारी 4 पहिए वाली गाड़ी है। ठीक, अब इसमें कार के केस में और रोड के केस में क्या होता है, कार एंड रोड। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो है हमारी कार मूव करती है, हमारी सिर्फ कार मूव करती है, रोड कभी मूव नहीं करती, रोड तो स्टिल रहती है हमेशा। ठीक है, हमारी सिर्फ कार मूव करती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसमें भी हो। ठीक है, इसीलिए उसका स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाला फॉर्मूला यहाँ पे आसानी से यूज हो जाता है। ठीक है, आप सबको पता होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये लगाकर हम कब हमेशा अपने जो रोड और कार वाले या ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बोट वाले केस से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये हमारा पानी है, ठीक है, और ये हमारी बोट, ये हमारी नाव। ठीक है, अब पानी वाले केस में डिफरेंट क्या हो जाता है कि नाव का चप्पू बना देते हैं, ये रहा नाव का चप्पू। ओके, सो बोट एंड स्ट्रीम वाले केसेस में क्या होता है, हमारी पानी भी हमारा मूव कर रहा होता है, हमारा पानी स्टिल नहीं होता। ठीक है, हर बार पानी स्टिल नहीं होता, कभी कभी वेव्स के साथ हमारा पानी जो है मूव कर रहा होता है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा बोट पर भी असर पड़ता है। ठीक है, जब भी पानी का मूवमेंट, सपोज अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमारा पानी मूव कर रहा है और बोट भी हमें इसी डायरेक्शन में लेके जानी है, तो बोट की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि पानी भी बढ़ रहा है। अब बोट की स्पीड, जो बोट का इंजन लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मोटर लगा हुआ है, उसकी स्पीड से, उसकी वजह से तो बढ़ेगी। पानी का बहाव भी उसी की तरफ है, इसलिए बढ़ेगी। जैसा पतंग के केस में भी अक्सर होता है, प्लेन के केस में भी होता है, जिस साइड हवा का बहाव होता है उसी साइड प्लेन और पतंग हमारा उड़ता है। ठीक है, वैसे ही बोट के केस में होता है, जिस साइड पानी का बहाव होगा उसकी वजह से हमारा बोट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अगर सपोज पानी का बहाव इस साइड होता, बैक साइड में होता, ठीक है, रिवर्स, और बोट हमारी सामने ले जानी होती, तो हमारे मोटर को ज़्यादा काम करना पड़ता, प्लस उसी स्पीड पे ये बोट अब स्लो चलेगी। ठीक है, अगर जिस स्पीड पे ये पहले आगे चल रही थी
पानी के बहाव के साथ। अब पानी का बहाव उल्टा साइड हो गया, राइट साइड जा रहा है पीछे की तरफ, तो ये बोट की जो स्पीड है नॉर्मल से कम हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। पानी जो है बोट को रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, पानी आगे से पीछे की तरफ जाएगा तो इससे बोट से टकराएगा, तो बोट को रेजिस्ट करेगा आगे मूव करने से। ठीक है, होप आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वगैरह मैं आपको समझा देता हूँ। अभी एक होता है हमारा स्टिल वाटर और एक होता है मूविंग वाटर। अब हर बार क्वेश्चन में हमको ना मूविंग वाटर नहीं देता, ठीक है, और कई बार हो सकता है कि मूविंग वाटर, स्टिल वाटर, डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम सारा कुछ मिला के दिया हो। ठीक है, एक होता है स्टिल वाटर, जब हमारा पानी मूव नहीं कर रहा, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि पानी हमारा मूव नहीं कर रहा, जैसे कि आपके ग्लास के अंदर पानी भरा होता है, जो जैसा ग्लास के अंदर पानी भरा है, वो पानी अगर स्टेबली उसको हम छोड़ देते हैं तो मूव नहीं करता। ठीक है, वो ऐसे स्टिल रहता है। ठीक है, जैसा भी रहता है, जिस पोजिशन में होता है वो पानी वैसे का वैसे ही रहता है, तो उसे कहते हैं हमारा स्टिल वाटर। उसे क्या कहते हैं, हमारा स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर में क्या केस बनेगा, जो बोट हमारी आएगी, ये बोट हमारा नॉर्मली मूव करेगी। ठीक है, नॉर्मली मूव करेगी मतलब इस बोट पर पानी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि पानी तो मूव कर ही नहीं रहा, सिर्फ बोट मूव करेगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड जिस डायरेक्शन में उसे करना होगा वो मूव करेगी। ये हमारा होता है स्टिल वाटर के केस में। अब दूसरा केस क्या होता है हमारा, यही पानी अगर मूव करने लगे, ठीक है, यही पानी अगर मूव करने लगे, लेकिन किस डायरेक्शन में, ये दोनों तरफ मैं दो डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। ये दोनों मेरी बोट्स बन गई, अब दोनों पानी बन गई। ठीक है, ये बोट B1 है, ये बोट B2 है। अब ये अगर पानी का बहाव आगे की तरफ है, अब बोट भी हमारा आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब बोट भी हमारा पानी के साथ ही आगे बह रही है, अब वो चाहे फॉरवर्ड में जाए बैकवर्ड में जाए, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए वो डाउन स्ट्रीम होगा। अपस्ट्रीम का होगा, अपस्ट्रीम वाला वो केस होगा जिसमें रेजिस्टेंस ऑफर करेगा पानी क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बोट को, मतलब उसको चलने नहीं देगा। अगर बोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो पानी बैकवर्ड में जा रहा होगा, ठीक है, या पानी बैकवर्ड में जा रहा है तो बोट फॉरवर्ड में जा रही होगी। ठीक है, इसमें ऑपोजिट केस होता है बोट और पानी का। ठीक है, सो ये डाउन स्ट्रीम हो गया और ये हो गया अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के अगेंस्ट हमारा बोट चल रहा है। ठीक है, पानी अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो बोट हमारा आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट और पानी दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम होता है। इस केस में क्या होगा, टाइम कम लगेगा बोट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए। ठीक है, बोट को अगर इस साइड से इस साइड जाना है B पॉइंट से A पॉइंट पर, तो उसे टाइम कम लगेगा। सेम ये रेजिस्टेंस वाले केस में अगर B पॉइंट से A पॉइंट जाना होगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, बोट को टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि पानी उल्टी दिशा में बह रहा होगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, स्टिल वाटर क्या होता है। ठीक है, और बोट का केस भी आपको समझ में आ चुका होगा, मैंने कार रोड के साथ भी कंपेयर करके आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसके कुछ फार्मूलाज हम देख लेते हैं। इसके फॉर्मूलेज जो है हमारे वो ऐसे होते हैं, देखो आप, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसको मैं क्या मान लेता हूँ, x किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो पानी था, जो स्थिर पानी था, इसके अंदर हमारी नाव है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी नाव है, तो इस बोट की जो स्पीड है वो x एज्यूम कर ली है मैंने। ठीक है, स्टिल वाटर के अंदर दो ही स्पीड होंगी, एक हमारी बोट की स्पीड होगी, एक हमारी पानी की स्पीड होगी। अब जो सेकंड स्पीड है उसको हम देखते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम कह लो या फिर करंट कह लो, दोनों पानी के लिए यूज होता है, उसको हम y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा पानी है, ये मूविंग वाटर है। मूविंग किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, उससे मतलब नहीं है अभी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हमारी जो स्ट्रीम है, जो पानी है, वो चल रही है। ठीक है, तो इस पानी की जो स्पीड है उसको हमने y मान लिया, और बोट की हमारी स्पीड जो स्टिल वाटर में है उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि ये जो पानी था, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा था, सपोज इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, राइट साइड की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो बोट जो हमारी इसके ऊपर होगी, ठीक है, जो बोट होगी ये भी लेफ्ट से राइट की तरफ ही जा रही है, यानी बोट का डायरेक्शन और स्ट्रीम का डायरेक्शन, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम का डायरेक्शन सेम है। ठीक है, आगे की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन में। ओके, अब सेकंड में देख, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई, यानी जो बोट थी जिसकी स्पीड थी x, और जो स्ट्रीम है जिसकी स्पीड है y,
दोनों क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी। सेम डायरेक्शन में आपको स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है, एड अप हो जाता है। ठीक है, अब अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, ये स्ट्रीम है हमारा। ठीक है, ये स्ट्रीम है, पानी है ये, इसके ऊपर ये बोट लगी हुई है। ठीक है, ये बोट लगी हुई है। अब ये कह रहा है कि अपस्ट्रीम में क्या बताया था मैंने आपको कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर होगा, यानी अगर पानी पीछे की तरफ जा रहा होगा तो बोट हमारी आगे की तरफ जा रही होगी। ठीक है, यानी बोट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा होगा आगे मूव करने के लिए, फॉरवर्ड मूव करने के लिए। ठीक है, सो ये बोट की स्पीड क्या थी, एक्स, और स्ट्रीम की स्पीड क्या थी, वाई। अब अपोजिट डायरेक्शन में आपको स्पीड का फंडा पता है, क्या होता है, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो बॉडीज है, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, अगर किसी को ये नहीं पता कि यहाँ एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कैसे हो पा रहा है, तो आप यहाँ समझ लो, ये सपोज एक कार है। ठीक है, ये एक कार है और ये दूसरी कार है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं आगे की तरफ, ये भी आगे की तरफ जा रही है, ये वाली भी आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसकी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दिस वाली, ये आगे वाली कार की स्पीड क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 50। ठीक है, आई होप आपको बोथ स्ट्रीम के सारे फंडे समझ में आ गए होंगे, और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की जो मैंने फॉर्मूलाज बताया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, बस इसको ध्यान रखना है और कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन है, मोटर बोट हु स्पीड इज़ 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड क्या है, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में किसी बोट की स्पीड क्या होती है, एक्स होती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 18 क्या, किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ये मैंने बताया था आपको, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में एक्स होती है, और वो हमें कितना दिया है, 18। ठीक है, इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर। ठीक है, 1 घंटा ज़्यादा लेती है स्टिल वाटर में बोट चलने के लिए, दैन टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दैन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ओके, सो क्वेश्चन आप यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये सपोज पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी, और ये पानी के अंदर का है। ठीक है, पानी के ऊपर का है। यहाँ पर मेरी बोट है एक, ठीक है, बोट बना दी मैंने, पॉइंट ए पर है मेरी बोट। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सपोज अगर हम अपस्ट्रीम मान लें, पानी का डायरेक्शन ये वाला है, बी टू ए है वाटर का डायरेक्शन। सो अगर बोट मेरे ए टू बी जाएगी तो क्या ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि अपस्ट्रीम। ठीक है, यानी कि अपस्ट्रीम जा रही है बोट मेरी। ठीक है, अभी ए टू बी जब जा रही है तो वो अपस्ट्रीम जा रही है, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ रही है, पानी के डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही है, यानी इसको स्पीड इसकी स्लो जाएगी और टाइम भी इस बोट को ज़्यादा लगेगा बी टू ए जाने में। अभी बस इतना ही समझना कि पानी का डायरेक्शन जो है बी टू ए है, ये है वाटर का डायरेक्शन। ठीक है, बी टू ए। बोट की डायरेक्शन क्या है, बोट की डायरेक्शन है ए टू बी, बोट ऊपर की तरफ चल रही है पानी के डायरेक्शन के अपोजिट में, यानी इसको अपस्ट्रीम बोलेंगे। और अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, u इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। बोट की स्पीड क्या है, x, और पानी की स्पीड क्या है, y। सो x माइनस वाई हमारा अपस्ट्रीम हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि बोट मेरी a पॉइंट से निकली, b तक गई और b से फिर वापस भी लौटी, लेकिन इस पूरे जो मूवमेंट में जो टाइम लगा, ठीक है, बोट को अपस्ट्रीम जब जा रही थी बोट तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगा, मतलब ए से बी जाने में। ठीक है, ए से बी जाने में उसको 1 घंटा प्लस 1 आवर लगा, 1 आवर 1 घंटा ज़्यादा लगा, 1 घंटा ज़्यादा लगा अपस्ट्रीम जाने में। लेकिन जब बी से ए वापस लौट के आई, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में, ठीक है, तो उसको 1 घंटा कम लगा, अपस्ट्रीम चढ़ने में 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। मैंने बताया था अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। वही क्वेश्चन कह रहा है कि ए से बी जब अपस्ट्रीम गई तो 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है देन टू कम बैक फ्रॉम बी टू ए, यानी कि डाउन स्ट्रीम। जब बोट यहाँ पर आ जाएगी हमारी, बी पॉइंट पर आ जाएगी और उसके बाद वापस रिटर्न करेगी बी टू ए। अब पानी की डायरेक्शन देख लो, बोट की डायरेक्शन देख लो, ये पानी की डायरेक्शन देख लो और ये रही बोट की डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये डाउन स्ट्रीम हो रहा है। ठीक है, सो डाउन स्ट्रीम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन का क्या कह रहा है क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, हमने पहले ही नोट कर लिया था बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर इज x इक्वल्स टू 18। अब आगे हमें पता है स्पीड किस चीज़ की स्पीड होगी, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम। दो ही चीज़ की स्पीड होती है बोट एंड स्ट्रीम में, एक तो बोट की होती है और दूसरी स्ट्रीम की। स्ट्रीम की स्पीड हमने y मानी हुई थी पहले, ठीक है। सो हमारी स्पीड क्या है स्ट्रीम की, y किलोमीटर पर आवर। अब डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में आपको पता है x प्लस वाई होता है, x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 18। सो 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हमारा डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। और अप स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ये भी स्ट्रीम लिख लो यहाँ पर, ठीक है, x माइनस वाई। सो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम हमारे पास स्पीड दोनों की आ चुकी है। फर्दर हमें क्या दिया हुआ है, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 24 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल्स टू 24 किलोमीटर, और ये जो डिस्टेंस था पॉइंट बी टू ए था, पॉइंट ए टू बी था, सॉरी ए टू बी, ये पूरा डिस्टेंस कितना था 24 किलोमीटर। ओके, ओके, सो डिस्टेंस हमारा 24 किलोमीटर है और हमारे पास स्पीड भी है दोनों, ठीक है, हमारे पास दोनों स्पीड है। कौन कौन सी स्पीड, एक तो स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 18 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम कितना है 18 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, सो हमारे पास डाउन स्ट्रीम है, अपस्ट्रीम है और डिस्टेंस है। अब जो टाइम होगा, टाइम क्या होगा, कौन सा वाला टाइम, अपस्ट्रीम का, सॉरी पहले डाउन स्ट्रीम का ले लेते हैं। टाइम किसका, डाउन स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। सो डिस्टेंस कितनी है 24, डिस्टेंस दोनों के लिए कॉमन ही होगी, ए टू बी, बी टू ए, सो 24 ही रहेगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। सो 24 अपॉन में स्पीड, कौन सी स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, क्योंकि हम टाइम किसका ले रहे हैं डाउन स्ट्रीम का, तो स्पीड किसकी लेंगे, डाउन स्ट्रीम की ही लेंगे। सो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है 18 प्लस वाई, ठीक है, ये टाइम आ जाएगा हमारा आवर में, ठीक है, टाइम आ गया डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। अब टाइम देख लेते हैं किसका, अप स्ट्रीम का, टाइम किसका, अप स्ट्रीम का, वो भी होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड कौन सी, अप स्ट्रीम की, ओके, अप स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। सो ये भी क्या होगा 24 अपॉन में 18 माइनस वाई आवर्स, ठीक है, 18 माइनस वाई अपस्ट्रीम था हमारा स्पीड, और 18 माइनस वाई मैंने पुट कर दिया। अब ये मेरा टाइम की स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम में, और ये टाइम की स्पीड आ गई अपस्ट्रीम में, ठीक है। अब हमारे पास जो कह रहा है क्वेश्चन फर्दर हमें कहता है कि जो टाइम लग रहा है, ठीक है, इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। मतलब ए टू बी पॉइंट मैंने बताया था आपको, ए टू बी पॉइंट ये पूरा 24 था, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा। अब इसको जो है अपस्ट्रीम यानी ए टू बी जाने में कितना टाइम लग रहा था, 1 घंटा ज़्यादा, ठीक है, और वापस आने में कितना लग रहा है, अप डाउन स्ट्रीम आने में 1 घंटा कम लग रहा है। यानी कि टाइम जो है अपस्ट्रीम का, ओके, टाइम जो है अपस्ट्रीम का सब्ट्रैक्ट करेंगे टाइम हम अगर डाउन स्ट्रीम से, तो 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा कम ले रहा है और अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। सो टी यू माइनस टी डी इक्वल्स टू 1, अपस्ट्रीम जाने में उसे 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, बस इतना ही इस इक्वेशन का मतलब बनता है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ए टू बी जाने में 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है देन टू कम बैक फ्रॉम बी टू ए, ओके, सेम डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस टी और टी डी की वैल्यू पुट कर दो, टी डी और टी यू की वैल्यू ये रही, पुट कर देंगे 24 अपॉन में 18 माइनस वाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 अपॉन में 18 प्लस वाई, इसकी वैल्यू क्या है 1, एलसीएम लेंगे, फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन के आई हुई है, इक्वेशन है हमारे पास 24 अपॉन में 18 माइनस वाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 अपॉन में 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 1 से, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अगेन एलसीएम लेंगे, 24 मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस वाई से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम, माइनस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस वाई से,
इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, 18 माइनस वाई क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके। सो 24 और 18 का प्रोडक्ट होता है 432 प्लस 24y माइनस क्या होगा अगेन 432 प्लस का 24y इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 324 माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो प्लस 432 माइनस 432 ये दोनों कट गए, 24 इज 48, सो 48 को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे। चलो यहाँ देख लो 48y इक्वल्स टू 324 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वरना लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं हम, वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गई हमारी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे आ गई, पावर आ गई 2। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगेन मैं देख सकता हूँ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं करूँगा, तो किससे करेंगे इसको, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, सो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 48 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 48 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 324 माइनस का 324, यहाँ पे साइन लगाना कभी ना भूलें। ठीक है, अपॉन में 2 टाइम्स ए दैट इज 2, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 48 प्लस माइनस रूट 3600, 48 का स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 3600 आ रहा है। सॉल्यूशंस आप लोग खुद से देख लेना एक बार। ठीक है, ये हमारा आ रहा है फर्दर सॉल्यूशन। इसके अब 2 पार्ट्स बनेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आप सबको पता ही है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखना है। सो पॉजिटिव में देखते हैं माइनस 48, 3600 है, किसका बनेगा स्क्वायर, 60 का। ओके, प्लस 60 अपॉन में 2। ओके, सो ये फर्दर क्या हो जाएगा, प्लस का 12 अपॉन में 2 दैट इज 6। ठीक है, y की वैल्यू एक क्या आ गई हमारे पास, 6, y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, माइनस 48 माइनस 60 अपॉन में 2। ओके, सो 108 अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे, सो 54। ओके, माइनस का 54, y की दूसरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस का 54। अब y हमने क्या लिया हुआ था भाई, y हमने लिया हुआ था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, यानी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमारे पास y आ चुका है। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, हमें क्वेश्चन में भी फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ही बोला था, तो हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम कट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सो पॉजिटिव वाली हम पिक करेंगे। सो हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, ये आपका सोल्यूशन। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टू माय चैनल ट्यूशन वाला, और ये लाल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको पता लग जाए और आप उसे पढ़ सकें।